नमस्कार। IITA की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें हम द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का लेसन चल रहा था उसका द्वितीय भाग लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है वो कैसे किया जाता है। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि जो हमारे पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके बारे में क्या क्या उपयोगिता होती है, कहाँ आधार इनको उपयोग किया जा सकता है, इनके बारे में और अब हम देखते हैं इस लेसन में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र, विद्युत शक्ति केंद्र, वो कैसे काम करते हैं और वो क्या होते हैं। तो हमने जो देखा था कि जो हमारे ऊर्जा के स्रोत होते थे मोस्टली दो टाइप के होते थे। एक कन्वेंशनल सोर्स होता था, दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स वो होते थे जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स वो होते थे जो एक बार पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने पावर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं कि जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट या जल शक्ति संयंत्र क्या होता है। इसमें इस विधि में किसी भी नदी या नहर को बांधकर जल एकत्रित किया जाता है और एकत्रित जल को ऊंचाई से गिराया जाता है और टरबाइन को चलाया जाता है। यह टरबाइन जब अल्टरनेटर को यांत्रिकी शक्ति प्रदान करती है और अल्टरनेटर विद्युत शक्ति को उत्पन्न करने लगता है। जब जल शक्ति संयंत्र की स्थापना जो होती है वो स्थापना व लागत अधिक होती है, परंतु इसकी कार्यकारी लागत जो होती है कम होती है। इस विधि यह सबसे अच्छी विधि होती है। जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उनमें जो लागत का हो, पहले इंस्टॉलेशन जो होता है, हमें पहले उसका निर्माण करना, उसमें टरबाइन बिठाना, अल्टरनेटर बिठाना, ये सब थोड़ी कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन जब वो काम करने लगते हैं तो उनमें कोई भी ज़्यादा मेंटेनेंस हो गया, कॉस्टली चार्जेस हो गए, ऐसे कुछ चार्जेस नहीं होते, क्योंकि जो हमारा प्राइम मूवर है, प्राइमरी सोर्सेस हैं, जैसे एक मैकेनिकल एनर्जी, स्टेज एनर्जी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो जल को हम पहले क्या करते हैं, एक बांध या बनाकर उसको स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा बांध बना है उससे हम पानी को एक पाइप के माध्यम से, किसी माध्यम से उसमें टरबाइन पे गिराते हैं और टरबाइन जैसे ही घूमने लगती है तो हमारा अल्टरनेटर, उसके सॉफ्ट पे लगा हुआ अल्टरनेटर घूमने लगता है और वह काम करने लगता है। अब देखते हैं किसी वर्किंग मेथड कैसी होती है। जल शक्ति संयंत्र एक नदी या झील पर बांध का निर्माण किया जाता है ताकि जलाशय बनाया जा सके। जो हमारे नदी हो गए, तालाब हो गए और बड़े बड़े डैम हो गए, नहर हो गई, उनमें क्या करते हैं, उनको एक स्टोरेज वायर बनाया जाता है जिससे हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। जब पानी को इकट्ठा करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो पानी का स्टोरेज हो जाएगा और हमें कभी भी दिक्कत होती है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो जलाशय के एक प्रकार प्रेशर चैनल निकाला जाता है या पेन स्टोक के शीर्ष से उपस्थित बॉल हाउस तक जल पहुंचाता है। जो एक क्या होता है, प्रेशर चैनल होता है। पेन स्टोक लगी होती है, जलाशय से एक पेन स्टोक जाएगी और वहाँ पास एक प्रेशर चैनल निकाला जाता है। वो प्रेशर चैनल क्या करता है कि वहाँ तक पेन स्टोक के बाल्व हाउस तक जल को पहुँचाया जाता है। अब हम इसमें ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखते हैं कि जो ये जलाशय, हमने एक नहर के द्वारा ये जलाशय बनाया है, ये डैम है, ये प्रेशर चैनल क्या करता है, इस बाल्व हाउस तक इस पानी को पहुँचाता है। जब बाल्व हाउस तक पानी पहुँचाएगा तो ये क्या करता है, यहाँ से कंट्रोलिंग करता है। जो हमारा प्रेशर पेन स्टोक में शीर्ष तक उपस्थित बॉल्व हाउस तक जल पहुंचाया जाता है। इस बॉल्व हाउस का मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य जलमार्ग होते हैं। ये बॉल्व हाउस जल के बहाव को नियंत्रण करते हैं। जैसे हमारा कोई भी कंट्रोलिंग हो गया, स्विच हो गया, स्विच हमारा क्या काम करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कंट्रोल करता है। वैसे ही पानी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉल्व हाउस लगा देते हैं। जब ये बॉल्व हाउस लगा देंगे
तो हम अपने अकॉर्डिंग पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब पेन स्टोक में जल भर जाता है तो जल के बहाव को बंद कर देते हैं। इस बॉल्व हाउस में एक बड़ी स्टील की पाइप जिसे पेन स्टोक कहा जाता है, इसमें क्या करते हैं हम एक बड़ी पाइप लगाते हैं जो बॉल्व हाउस से टरबाइन के बीच में आती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो काम होगा वो पेन स्टोक के द्वारा हम पानी को लेके आएंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो ये पेन स्टोक होती है जिसके माध्यम से हम पानी को बॉल्व हाउस से टरबाइन तक लेके आते हैं, पहुँचाया जाता है। जल के द्वारा जल को जब टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, यह टरबाइन को घुमाने लगता है और अल्टरनेटर भी घूमने लगता है और यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है। जो हमारा अल्टरनेटर होगा वो क्या करेगा कि जो जैसे ही टरबाइन घूमने लगती है तो उसमें लगा अल्टरनेटर उससे कि सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है वो घूमने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा। इसमें एक सर्ज टैंक भी होता है जिससे बॉल्व हाउस कहते हैं जिससे बॉल्व हाउस से ठीक पहले लगाया जाता है। विद्युत लोड ना होने की स्थिति में पेन स्टोक का गेट अचानक बंद हो जाता है तो पेन स्टोक को अचानक क्षति पहुंच सकती है। इससे बचाने के लिए हम सर्ज टैंक लगा देते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा ये पूरा सिस्टम होता है, डायग्राम होता है, वो कैसा होता है। यहाँ से एक जलाशय हमने पहले बनाया, फिर उसको डैम में स्टोरेज किया, फिर ये प्रेशर चैनल होता है। प्रेशर चैनल क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक का पानी लेके जाता है। फिर ये बॉल्व हाउस होती है, ये बॉल्व हाउस से आप क्या करेंगे, यहाँ से बॉल्व हाउस से हमने पेन स्टोक लगा दिया। ये एक स्टील की पाइप बड़े आकार की होती है, इसको हम क्या करते हैं टरबाइन पावर हाउस तक पानी ले जाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ से तक पानी आएगा और ये टरबाइन जो लगी है ये ऐसे घूमने लगेगी और इसके द्वारा फिर वो पानी बाहर निकल जाएगा। जब घूमने लगे तो यहाँ पास लगा अल्टरनेटर भी घूमने लगता है। जब ये अल्टरनेटर घूमेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि इसकी क्षति ना हो तो हम क्या करते हैं कि इसकी बॉल्व हाउस के ठीक ऊपर एक सर्ज टैंक लगा देते हैं। सर्ज टैंक का काम क्या होता है, जब अचानक हमने पावर लोड बंद कर दिया तो ये बॉल्व हाउस अपने आप ही बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाए झटके से क्या होगा, ये जो पेन स्टोक है ये क्षतिग्रस्त हो जाए। इससे बचाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्ज टैंक से पानी को गेट बंद कर देते हैं। यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे तो यहाँ तक पानी नहीं आएगा। फिर हम इसे आसानी से बॉल्व हाउस गेट को बंद कर सकते हैं। जो मोस्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग का आरपीएम होता है, उसमें जो टरबाइन प्रयोग की जाती है वो लगभग 700 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक की टरबाइनों का प्रयोग किया जाता है। जो इसके अंडर में आएंगे इसका आरपीएम उतना ही होता है, मतलब 700 से 1000 आरपीएम तक वो घूमेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलती हैं। जो जल शक्ति संयंत्र होता है उसको कुछ कैटेगरियों में डिवाइडेशन किया गया है। पहले तो हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है वो कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे जल के प्रवाह के अकॉर्डिंग हमारा कैसा होगा कि लोड के आधार पर, शीर्ष के आधार पर। जल प्रवाह के आधार पर जैसे हम पहले क्या करते हैं, वो जो रनवे होता है, रिवर होती है, उसको क्या करते हैं बांध लेते हैं। फिर जलाशय युक्त संयंत्र जहाँ जलाशय भरा हुआ पहले से पानी भरा होता है वो होता है पोखरण रहित रन ऑफ रिवर्स। मतलब जो वो तो डैम तो बना है, एक डैम नुमा बना है, लेकिन उससे पानी भी बहता रहता है, वो कहलाता है पोखरण रहित। फिर लोड के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं, मूल लोड संयंत्र और पंप भंडारण और पीक लोड संयंत्र। फिर शीर्ष के अकॉर्डिंग निम्न शीर्ष, उच्च शीर्ष और माध्यम शीर्ष के भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। सबसे पहले देते हैं कि जल प्रवाह के नियमन के आधार पर हमारे जो 3 टाइप के होते थे, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज और रिवर ऑफ विथ पॉन्डेज। मतलब एक पोखरण के रहित होता है, एक पोखरण सहित होता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संयंत्र में पानी का भंडारित नहीं किया जा सकता। ये जल आने की स्थिति पर ही कार्यरत होते हैं, मतलब जैसे हमारी नदी चल रही है उसी पर ये काम करेंगे, हम इसमें वाटर का स्टोरेज नहीं कर सकते। फिर दूसरा होता है जो विदाउट पोखरण होते हैं, इनमें हम कोई भी डैम सहित होते हैं, जिसमें डैम बना होता है उसमें कैसे काम करें। इसमें जल भंडारण के लिए पोखरण की व्यवस्था होती है।
इन संयंत्रों में समय के साथ उत्पन्न लोड स्थिरता का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जैसे हम इसमें जनरेट कर रहे हैं तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, लोड जो हम जनरेट कर रहे हैं उसमें लोड का अस्थिरता होती है, मतलब कभी बढ़ता घटता रहता है। इस प्रकार के संयंत्र को मूल लोड अथवा पीक लोड के समान कार्य करता है। फिर रिवर वाइज प्लांट जो होते हैं, विश्व भर में अधिकतर जो सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इस प्रकार के होते हैं, जो बांध के पीछे एक बड़े जलाशय में पानी को एकत्र किया जाता है, जल नियंत्रित किया जाता है। इसमें से इसकी जो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन की दक्षता होती है वो अन्य की तुलना अधिक होती है। तो हमारे 3 टाइप के होते थे, पहले पोखरण सहित होता है, एक पोखरण रहित होता है, दूसरा रिजर्वायर प्लांट होते हैं, ये प्लांट होते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा लोड वाइज होता है, लोड के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। लोड के आधार पर हमारे 3 टाइप के संयंत्र होते हैं। पहला मूल लोड होता है, फिर पीक लोड होता है, फिर पंप स्टोरेज होता है। पहला देखते हैं कि मूल लोड संयंत्र क्या होता है। ये संयंत्र प्रणाली मूल लोड को प्रदान करती है, उच्च लोड गुणक को प्रचालित करती है और प्राप्त सप्लाई का लगभग नियत रहता है। जो हमारा इस संयंत्र में होगा तो मूल लोड जो होगा, जैसे हम लोड डालेंगे तो उसमें क्या हम धीरे धीरे लोड डालना पड़ता है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो अच्छा इफ़िशियंसी होती है, जैसे हम लोड डाल दिए तो इसमें कोई भी फ्लक्चुएसन ज़्यादा नहीं आता है, इसमें सप्लाई लगभग नियत रहती है। जो पीक लोड होता है, पीक का मतलब होता है कि जो शिखर मान होगा वो थोड़ा कम हो जाता है, इसके द्वारा सप्लाई को शिखर लोड प्रदान किया जाता है। पोखरण सहित रन ऑफ संयंत्र कम प्रवाह अवधि एवं पीक लोड संयंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो पंप स्टोरेज होता है, ये हमने ये बनाया है डायग्राम, ये पंप स्टोरेज प्लांट है। इसमें क्या करते हैं, पहले पानी को एक जगह कहीं से हम क्या है, उसमें पानी बह रहा होगा तो हम उस पानी को एकत्रित कर लिए हैं और वहाँ बांध बना दिया। जब बांध बना दिया तो ये पेन स्टोक की सहायता से डायरेक्टली टरबाइन पे आ रहा है और टेल रेस के साथ पानी बाहर जाता है। इस पावर हाउस में आकर ये अपना टरबाइन को घुमाएगा और यहाँ से बाहर निकलता है। यह एक विशेष प्रकार की पीक लोड संयंत्र होता है, जबकि पीक लोड अवधि में शीर्ष जल पोखरण के पेन स्टोक द्वारा जल लेता है। मतलब यहाँ से जो जल आएगा वो पेन स्टोक की सहायता से होकर आएगा और इसमें टरबाइन में गिरेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, फिर ये पानी बाहर हो जाता है। अब देखते हैं कि शीर्ष के अकॉर्डिंग हमारे कितने टाइप के जो संयंत्र होते हैं। शीर्ष के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप के संयंत्र होते हैं। पहला होता है निम्न शीर्ष, दूसरा होता है मध्यम शीर्ष, तीसरा होता है उच्च शीर्ष। अब देखते हैं सबसे पहला कि निम्न शीर्ष संयंत्र क्या होता है। जब जल की ऊंचाई 30 मीटर से कम होती है तो वह निम्न शीर्ष संयंत्र कहलाता है। जैसे हमारी हाइट, हमने ये बांध डैम बनाया है, इसकी जो हाइट होगी बांध जल की वो 30 मीटर से कम होगी तो वो कहलाते हैं निम्न शीर्ष संयंत्र। एक बांध अथवा बैराज नदी पर ये एकाम शीर्ष बनाए जाते हैं। जो हमारे ये निम्न शीर्ष वाला पार्ट होता है वो हम क्या करते हैं, एक बांध बनाकर या बहती हुई नदी पर ही बना सकते हैं। फिर दूसरे होते हैं मीडियम हेड प्लांट, मतलब मध्यम वर्ग के जो शीर्ष होते हैं वो होते हैं। इन शीर्षों की ऊंचाई 30 से 100 मीटर के मध्य होती है। ये खुले चैनल और मुख्य जल स्रोत से पानी को 4 वे तक लाते हैं, जहां पेन स्टोक के द्वारा टरबाइन तक जल पहुंचाया जाता है। 4 वे का मतलब जहां हमें इसकी जल की हाइट जो होगी जो 30 से 100 मीटर की होगी, और ये 4 वे पोखरण जो होते हैं, मतलब जहां हम जल एकत्रित करते हैं, जलाशय जहाँ होता है वो 4 वे कहलाते हैं। और ये पेन स्टोक की सहायता से हमारा जल टरबाइन पे आता है और टेल रेस से फिर बाहर चला जाता है, यहाँ अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और फिर बाहर चला जाएगा। फिर होता है हाई हेड प्लांट। जो हाई हेड प्लांट होते हैं वो मोस्टली 100 मीटर से अधिक शीर्ष पर ही प्रचालित होने वाले संयंत्र होते हैं। उच्च शीर्ष संयंत्र के श्रेणी में आते हैं। इसमें फ्रांसिस टरबाइन 200 मीटर से अधिक एवं पेल्टन टरबाइन को अधिक शीर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमें जो पहले कुछ टाइप की टरबाइनें होती है, जैसे कैप्लान हो गया, प्रोपेलर होगा, फ्रांसिस हो गया और
पेल्टन हो गया, इतनी टाइप की टरबाइनें होती हैं। तो फ्रांसिस टरबाइन जो होती है उच्च मीडियम हाई रखे जाता हो, और उससे अधिक के लिए हम पेल्टन टरबाइन का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक जलाशय है, ये टनल बाय प्रेशर प्लेट कहता है। ये सर्च टैंक होता है, यहाँ से पेन स्टोक से हमारे यहाँ पानी आता है और इसके द्वारा पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, फिर इससे बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं कि जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन है वो कितना कारगर है, उसके लाभ क्या होते हैं और हानियाँ क्या होती हैं। पहले देखते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं। इस पर वातावरणीय प्रभाव निम्न होता है। इसे संपूर्ण विश्व में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें ईंधन स्रोत अनंत होते हैं। लगभग जो हमारे पृथ्वी पर पानी का भंडारण है वो 97% पानी होता है, जिसमें 3% पानी पीने योग्य है। उसमें से 2% पानी की मात्रा जो होती है बर्फ़ के रूप में है, और 1% पानी हमारे जो तरल रूप में पाया जाता है। उपयोगी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक व्यवहारिक स्रोत है। अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन के लॉसेस होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, हानियाँ होती हैं, या क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है इनसे, हम वो देखते हैं। इस छोटे मॉडल नदी के तीव्र बहाव की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं कि जो नदी होती है उसका बहाव कितना प्रेशराइज है और कितना उसमें प्रेशर और दाब के साथ वो पानी बह रहा है, वो हमें निर्भर करता है। रन ऑफ रिवर्स संयंत्र में मछली और जलीय जीवन को प्रभावित करता है। कभी कभी जो होता है, तो अगर नदी में हो तो जल में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं उनको भी इन्फेक्टेड करता है। जैसे वो टरबाइन पे जाएंगे तो टरबाइन में उनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो इसलिए ये प्रभावित करते हैं। बांध बनाने के लिए इसमें बहुत लागत लगती है। जब हम इसमें डैम, अगर कहीं जलाशय बह रहा है तो उसमें अगर हम डैम बनाएंगे तो उसमें हमें बहुत सारी लागत लगती है। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इसका अनुप्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे उपयोग होते हैं। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। खेती के लिए जल संग्रहित कर सकते हैं। जल के विवरण एवं संग्रहण हेतु, जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमें अब पानी तो यूज हो रहा है, अब वो जो पानी है वो क्या क्या कर सकता है, उससे पानी है उससे हम दूसरी बार भी ऊर्जा बना सकते हैं, खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं, जल का विवरण या संग्रहण भी कर सकते हैं जो हमें होता है। फिर अब देखते हैं कि डीजल पावर प्लांट क्या होते हैं, डीजल पर आधारित पावर प्लांट कैसे काम करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो डीजल होता है, डीजल इंजन के बारे में सभी लोग जानते हैं। जो डीजल इंजन होते हैं, हम जो छोटे मतलब व्यवहारिक रूप में हमारे घरों के आसपास डीजल इंजन उपलब्ध होते हैं, उनसे एक अल्टरनेटर भी जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। डीजल आधारित शक्ति संयंत्र को प्राइम मूवर के रूप में डीजल इंजन प्रयोग किए जाते हैं जो कि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। यह शक्ति संयंत्र साधारणतः छोटे होते हैं। जो हमारे डीजल पावर प्लांट होते हैं वो सामान्यतः छोटे संयंत्र होते हैं। इनको हम प्रयोग करते हैं छोटे छोटे कार्यों के लिए, और इनके जो पावर प्लांट होते हैं छोटे मिनी टाइप के होंगे। फिर इसका प्रयोग सीमित मात्रा में विद्युत ऊर्जा के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अधिकतर देशों में डीजल इंजन आधारित देशों में डीजल आधारित शक्ति स्टेशनों का प्रयोग आपातकालीन शक्ति स्टेशनों के रूप में किया जाता है। जो हमारे बहुत सारे बाहर देश होते हैं उनको क्या करते हैं, वो जो होते हैं डीजल आधारित जो शक्ति संयंत्र है वो इमरजेंसी लाइट के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं है, क्या वो कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे सप्लाइयाँ नहीं आती, उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पास हम क्या करते हैं कि जो हमारा डीजल पावर प्लांट होता है उसका प्रयोग कर लेते हैं। जब डीजल पावर प्लांट प्रयोग करेंगे तो वो, और इसकी जो आउटपुट क्षमता होती है वो 0.5 kVA से लेकर 110 kVA तक की होती है। इतना हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं अगर ये डीजल इंजन चलाते हैं तो। ये डायग्राम डीजल इंजन पावर प्लांट के आधार पर आधारित है। इसमें यहाँ पास एक
आइसोलेशन एग्जॉस्ट फैन लगा होता है जो यहाँ पर से धुएं को बाहर करता है। ये डीजल इंजन होता है। यहाँ फिल्टर, फ्यूल टैंक और लुब्रिकेशन, ऑयल टैंक, लुब्रिकेशन तेल होता है। ये ऑयलिंग कूलिंग के लिए होता है। यहाँ एक पंप सेट होता है जो क्या करता है, इस इंजन को पूरे ठंडा करता है। स्नेहन तेल होता है, ये सर्कुलेट होता रहता है, ऐसे इधर आएगा फिर से आएगा फिर से आएगा। और इस इंजन से जुड़ा एक सॉफ्ट अल्टरनेटर में लगा होता है जो क्या कार्य करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ये पूरा सिस्टम होता है डीजल इंजन का। अब वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है वो देखते हैं। यह वह शक्ति संयंत्र है जिसे प्राइम मूवर डीजल इंजन होता है, जिसमें क्या होता है, प्राइम मूवर जो होता है डीजल इंजन होता है, जो कि एक अल्टरनेटर को विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु चलाता है। जो हमारा शक्ति संयंत्र है वो क्या होता है, प्राइम मूवर के रूप में डीजल इंजन प्रयोग करेगा। अब प्राइम मूवर क्या होता है, प्राइम मूवर वो चीज़ होती है जो किसी भी उपकरण को चलाती है, जो किसी भी उपकरण को चलाती है। जैसे हमारा मोटर सेट हो गया, मोटर है, उसको हम किसी दूसरी मोटर से काम कराएंगे तो वो पहली मोटर जो होगी वो कहलाएगी प्राइम मूवर, और दूसरी मोटर जो होगी वो कहलाएगी चलने वाली मशीन, चलित मशीन, और इनकमिंग मशीन और चलित मशीन कहलाती हैं। इसके अंतर्गत डीजल जलता रहता है तथा जलने की प्रक्रिया द्वारा यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु यह कार्यकारी काम करता है। इसके बाद डीजल इंजन अल्टरनेटर को चलाता है और यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, जो हम उसमें फ्यूल डालेंगे और इंजन को स्टार्ट करें तो इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये अल्टरनेटर को घुमाएगा। जब अल्टरनेटर को घुमाएगा तो ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। अब जो इसके पार्ट होते हैं वो पार्ट कुछ इस टाइप के होते हैं। पहला होता है एयर इनटेक सिस्टम। एयर इनटेक सिस्टम में क्या होता है, इस प्रणाली में वायु फिल्टर, डक्ट और सुपरचार्ज होते हैं जिनके द्वारा आवश्यक वायु प्राप्त की जाती है। फिर दूसरा होता है एग्जॉस्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत आइसोलेटर एवं संयोजक डक्ट होते हैं जो इंजन से निकलने वाली गैस के तापक्रम को उच्च होता है, जो कि सिलेंडर में मैनिफोल्ड में एकत्र होने के बाद वो निकास पाइप से वायुमंडल में चला जाता है। फिर दूसरा होता है फ्यूल सिस्टम। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो तेल होता है उसको भंडारित करते हैं, मतलब एक जगह स्टोरेज करते हैं। वो पंप, टंकी, स्टेनर, तापक्रम और संयोजक पाइपलाइन जो होती है उसको क्या करते हैं, उससे के द्वारा इंजन में जाता है और ये चालू हो जाता है। फिर दूसरा होता है कूलिंग सिस्टम, नेक्स्ट होता है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इस प्रणाली का मुख्य कार्य है डीजल इंजन के सिलेंडर के तापमान को कम करना। जो क्या होता है, चलते चलते इंजन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन होने के कारण उसमें गर्मी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसको कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करता है, उसमें एक छोटा पंप लगा होता है। डायग्राम में ये कूलिंग सिस्टम है। ये क्या करता है, ये जो पार्ट है इसको कूलर ऑयल कहते हैं, ऑयल कूलर कहते हैं। यहाँ पास से क्या करेगा, ये इसको ठंडा करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो होता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम में इस प्रणाली में इंजन द्वारा मूविंग भागों को स्नेहन प्रदान किया जाता है, जिससे उनके मध्य होने वाले घर्षण में कमी आती है और इसके फलस्वरूप अवयव फूटते नहीं है। तो जो हमारा सिस्टम होता है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, ऑयलिंग, जो भी पार्ट मूवेबल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। ये सब पार्ट को ऑयलिंग ग्रीसिंग करने से उसमें फ्रैक्शन जो होगा वो कम होगा और वो घिसेंगे कम और जल्दी टूटने की जो वो होती है, समय होता है वो थोड़ा अधिक हो जाता है, मतलब अधिक समय तक वो चल सकते हैं। फिर देखते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग सिस्टम कैसा होता है। स्टार्टिंग सिस्टम में इसके द्वारा इंजन को चलाने का कार्य किया जाता है। इंजन को विद्युत मोटर अथवा संपीड़न वायु को द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत स्टोरेज, बैटरी, सेल्फ स्टार्ट, संपीड़न वायु सप्लाई आदि निहित होते हैं। जो हमारे स्टार्टिंग इंजन होते हैं हम उनको स्टार्ट करें, या तो सेल्फ स्टार्टेड होगा, या तो उसको हाथ से मैनुअल होगा, या तो बैटरी स्टोरेज होगा उसमें, तो वो बस उसमें बैटरी शॉर्ट सर्किट करेंगे वो चलने लगेगा। फिर नेक्स्ट एक होता है कंट्रोलिंग सिस्टम।
कंट्रोलिंग सिस्टम में इस प्रणाली का कार्य नियंत्रण संपूर्ण संयंत्र को कार्यप्रणाली को नियंत्रित बनाए रखने के लिए किया जाता है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। अब इस जो डीजल इंजन पावर इंजन है उसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो क्या क्या होते हैं। इस संयंत्र का अभिविन्यास सरल होता है, यह कम स्थान घेरता है, यह तीव्रता से चालू हो जाता है और कम समय में ही लोड पर कार्य करने में सक्षम है। इसमें शीतल कार्य की कम मात्रा और जल की आवश्यकता होती है। सामान्य आकार में भाप शक्ति संयंत्र की अपेक्षा तापीय शक्ति अधिक दक्षता एवं लागत कम होती है। जो हमारे संयंत्र होते हैं वो इस संयंत्र में क्या होगा, कम स्थान घेरता है, चालू जल्दी हो जाता है, शीतलन की ज़्यादा टेंशन, कूलिंग टावर लगा देते हैं जिससे आसानी से उसे ठंडा किया जाता है। फिर अब देखते हैं कि जिसका डिसएडवांटेज क्या होता है। डीजल का मूल्य अधिक होने के कारण इसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। जो हमारे पेट्रोलियम हो गया ये तो पारंपरिक कन्वेंशनल सोर्स में आ गए, मतलब एक बार यूज करके दोबारा हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो इसमें जो डीजल होगा प्रयोग होगा वो थोड़ा कॉस्टली होता है। यह कम मात्रा में शक्ति उत्पादन करते हैं, स्नेहन की कीमत बहुत अधिक होती है। ये सब पार्ट होते हैं जो डिसएडवांटेज इसको चलने के लिए डिसएडवांटेज करते हैं। धन्यवाद।